दोस्तों मैं राजेश अग्रवाल, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइव टॉक विद राजेश अग्रवाल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे रेवोल्यूशनरी चेंज की जो भारत सरकार ने हाल ही में 2 दिन पहले अनाउंस किया है भारत के एजुकेशन सिस्टम को लेके। एजुकेशन सिस्टम जो कि किसी भी कंट्री का एक पिलर होता है, द मेन पिलर। आज हमें उस बारे में बात करनी है। आपको मैं इसका एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि इसमें चेंज क्यों हुआ है और पहले कितने चेंज हुए हैं, किसने किसने क्या क्या किया है। तो दोस्तों आज़ादी से लेके और 1986 तक इसमें कोई चेंज नहीं किया गया था। ये सिर्फ शिक्षा मंत्रालय था और एजुकेशन मिनिस्टर ही होते थे। लेकिन 1986 में राजीव गांधी जी ने इसको बदल कर एचआरडी मिनिस्ट्री करते हैं, जिसे मानव संसाधन मंत्रालय भी कहते हैं। एचआरडी मिनिस्टर अपॉइंट किए जाने लगे। उसके बाद 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी ने इस पॉलिसी में, एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा सा संशोधन किया था, लेकिन उसके बाद कुछ खास उसमें हुआ नहीं। तो बेसिकली 1986 से लेके आज हम 2020 में खड़े हैं। 2020 1986 34 ईयर्स में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आया। तो ये मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला, एक रेवोल्यूशनरी चेंज है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो इसमें दोस्तों है सबसे पहले कि इसमें जो 10+2 का जो प्रोग्राम था, 10+2 के प्रोग्राम को भी उन्होंने क्या कर दिया है कि उसका 4 भागों में बांट दिया है। उसमें उन्होंने क्या किया है कि पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। तो पहले 5 साल में क्या होगा, 3 साल में क्या होगा, फिर 3 साल में क्या होगा और 4 साल में क्या होगा, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए, नहीं तो आप कुछ ना कुछ जरूर मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि हायर एजुकेशन जो डिग्री होती है, डिग्री लेवल की हम बात करते हैं आपसे, कि इसमें आपको 3 साल और 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री दी जाएगी। उसमें क्या होगा कि अगर आप, बदलाव क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला बदलाव ये है इसमें कि अगर आप, पहले क्या होता था कि आपने अगर एजुकेशन छोड़ दी तो आपने छोड़ दी, उसका कोई महत्व नहीं रहा। बीच में आपने 1 साल किया, 2 साल किया, छोड़ दी, मन नहीं किया, या पैसों की तंगी के कारण आप कर नहीं पाए, तो कुछ भी रीज़न हो सकते हैं पर्सनल लाइफ के, तो आप कर नहीं पाते थे, आपके पैसे भी वेस्ट जाता था, आपकी मेहनत वेस्ट जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। आगे से अब क्या होने वाला है दोस्तों कि अगर आपने किसी भी एजुकेशन ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एनरोल किया है और उसमें आपने पहला साल पूरा करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो आपको पहला साल कंप्लीट करने के बाद उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके कुछ क्रेडिट स्कोर होंगे जो आपको दूसरी एजुकेशन में कहीं भी आप जाएंगे या दूसरा कोर्स में एनरोल करेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। वो आपको हेल्प करेंगे दूसरे के एनरोल करने में। अगर आप 2 साल पूरे करके किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स को छोड़ते हैं तो आपको 2 साल के बाद उसका एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसमें भी आपको क्रेडिट पॉइंट दिए जाते हैं जो कि आपको दूसरी जगह एनरोलमेंट में काफ़ी मदद करेंगे। तीसरा इसमें है, अगर तीसरा साल आप पूरा करके हैं, अगर 3 साल की पूरी एजुकेशन, पूरी डिग्री आप पूरा कर लेते हैं, तो आपको बैचलर्स की डिग्री दी जाती है जो कि नॉर्मली अभी भी मिलती है। तीसरा साल पूरा करने में वो तो मिलती है, लेकिन अगर आप 4 साल भी पूरा कर लेते हो, चौथा साल भी अगर आप करते हो एजुकेशन में पूरा बैचलर्स की डिग्री में, तो आपको वो डिग्री मिलती है बैचलर डिग्री विद रिसर्च। रिसर्च उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो इसका फायदा क्या होता है दोस्तों, अगर आपने 4 साल की डिग्री की है, बैचलर्स डिग्री, तो आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हो तो आपको सिर्फ 1 साल का ही पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है, 2 साल का नहीं। लेकिन अगर आपने 3 साल की डिग्री की है, बैचलर डिग्री की है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी 2 साल का ही करना होगा, जो कि एग्जिस्टिंग सिस्टम है। और इसके बाद एमफिल जो होता है, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, उसको ख़त्म कर दिया गया है दोस्तों, उसकी ज़रूरत नहीं है, अब वो आप नहीं कर पाएंगे। उसकी जगह पीएचडी को 4 साल का कर दिया गया है। और ये आपकी हायर एजुकेशन के बारे में मैंने बताया। अब हम चलते हैं जो बेसिक इनिशियल प्री स्कूलिंग स्कूलिंग वाली जो एजुकेशन है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10+2 को डिवाइड कर दिया गया है 4 सेक्शन में, 5+3+3+4। तो आइए बात करते हैं कि इसमें जो पहला सेक्शन है 5, उसमें क्या है। तो उसमें ये है दोस्तों, वो पहली जो स्टेज है वो फाउंडेशनल स्टेज है, 5 साल की स्टेज है, जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे होंगे जो कि प्री स्कूलिंग और जिसे हम आंगनवाड़ी भी कहते हैं, उसमें उनको फाउंडेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। फर्स्ट क्लास जो होगी उसमें 6 साल की एज से शुरू होगी। इसमें दूसरा स्टेज आता है दोस्तों, प्रिपरेटरी स्टेज होता है जो कि 3 साल का होता है। इसमें क्लास 3 से लेके 5 तक का होगा और जिसमें बच्चों की एज होगी 8 से लेके 11 साल तक।
इसमें आपको प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी एंड इंटरेक्शन बेस्ड क्लासरूम ट्रेनिंग, लर्निंग वो सब सिखाया जाएगा। थर्ड स्टेज जो है दोस्तों वो मिडिल स्टेज है, जो कि 3 साल की होगी। इसमें क्लास कवर की जाएंगी 6 to 8, और इसमें बच्चों की जो एज होगी वो होगी 11 to 14। इसमें आपको सिखाया जाएगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज। इसमें इंटर्नशिप भी दी जाएगी दोस्तों, ट्रेनिंग होगी 1 हफ्ते की, एक वोकेशनल जॉब की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें आपको आपके बच्चे को बैग लेके नहीं जाना है। 1 हफ्ते या 10 दिन की कोई वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें कि कारपेंट्री, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, इस तरीके की ट्रेनिंग भी दी जाएंगी। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो ट्रेनिंग है 3, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, ये 3 ट्रेनिंग इंडिया में बहुत लो लेवल पे मानी जाती है। लेकिन अगर आप इसी चीज इन्हीं 3 स्किल्स की बात करें और इस टाइप की अदर स्किल्स की बात करें, फॉरेन में, अब्रॉड कंट्रीज में ये एक बहुत रेस्पेक्टेबल जॉब माना जाता है, बाकी जॉब्स की तरह बहुत ही रेस्पेक्टेबल जॉब माना जाता है। इसके प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वहाँ पे जो लोग करते हैं, और दे मेक गुड मनी। इंडिया में लोग कहते थे क्या पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या कारपेंटर बन जाएगा, प्लम्बर बन जाएगा, इलेक्ट्रिशियन, ऐसा कहते हैं उसको, एकदम एकदम लो लेवल पे लेकर रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही रेस्पेक्टेबल जॉब्स हैं। इसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑल्सो ऑल्सो सबसे बड़ी बात कि कक्षा 6 से बच्चों को क्लास 6 से ही कोडिंग, सॉफ्टवेयर कोडिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, इन सब की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर बच्चों को इंटरेस्ट है उसमें तो उसमें उनको डाला जाएगा। अब सोचिए, सिर्फ क्लास 6 से, जिसमें उनकी एज होगी कुछ 11 से 14 के बीच में, कितनी बढ़िया चीज़ है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा इसमें स्टेज है दोस्तों सेकेंडरी स्टेज, जो कि 4 साल का है। 5 3 3 लास्ट 4 साल। 4 साल में क्या होगा, इसमें क्लास कवर होती है 9 से लेके 12 तक, 9 10 11 12। इसमें एज होती है बच्चे की 14 से 18 साल। इसमें सिखाया जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब आपको अब स्ट्रीम्स में, इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको, जैसे पहले होता था कि आपने आर्ट ली तो आर्ट ही पढ़ सकते हो, कॉमर्स ली तो कॉमर्स पढ़ सकते हो, आपने अगर साइंस लिया तो आप साइंस ही पढ़ सकते हो। हमारे टाइम में ये सिस्टम नहीं था जो आज आया है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपने आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टेड लगता है, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो, और साइंस का भी कोई सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो, कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हो। आप कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग का कोर्स भी उसमें ऐड कर सकते हो। आपके पास ये चॉइस है, जो चॉइस पहले नहीं थी। 1986 वाला जो संशोधन हुआ था एजुकेशन में, उसमें नहीं था आज तक। ये अब नया बदलाव आने वाला है, ये बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों। आपके पास आपकी चॉइस के सारे सब्जेक्ट होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता है बट फोर्सफुली मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी स्ट्रीम में ये है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब आपको एक पूल तैयार करके दिया जाएगा जिसमें आप अपने अपने सब्जेक्ट, अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट सब चुन के रख सकते हो, और उस पर आप स्टडी कर सकते हो। तो इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी चूज करने की। और इससे बोर्ड एग्जाम की जो इम्पोर्टेंस होती है 10th और 12th की, जिसका सबसे ज़्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर रहता है कि 10th में 100% लाने हैं, 90% लाने हैं, 12th में क्या होगा, ये क्या होगा, वो उससे भी आपके बच्चे, मतलब आप अगर बच्चे हैं तो आप अगर पेरेंट्स हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आपके बच्चे ये बच जाएंगे। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्स को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा दोस्तों कि आपको एक बात बताता हूँ आपको। पहले पहले हम लोग क्या करते थे, एग्जाम से पहले हम लोग, और आज भी काफी लोग करते होंगे, कि पूरे साल पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन जब एग्जाम आता था एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ाई करते थे और रट्टा मारते थे, याद करते थे, एग्जाम में कॉपी भी करते थे। काफी लोग करते थे, कुछ मेहनत से पास होते थे, कुछ कॉपी करके पास होते थे। लेकिन अब ये चीज आपको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम्स को इस तरह से अब डिजाइन किया जाएगा कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से उसको डिजाइन किया जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन और कोचिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आप पहले हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते थे, अब्रॉड जाते थे, काफी लोग बहुत लाखों रुपए खर्च करके अपने परिवार से दूर अब्रॉड जाते थे, 1 1 साल 2 2 साल वहाँ रहते थे, क्योंकि आपको अब्रॉड की एजुकेशन लेनी थी, इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए था। आपको बड़े कंपनी में जॉब करने के लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर की जरूरत पड़ती है एमएनसी में,
और बाहर भी अगर देशों में आपको काम करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, तो उस पर्पज से आप बाहर की एजुकेशन लेने जाते थे। लेकिन अभी इस संशोधन के बाद इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार अब 100 वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को इंडिया में आने का न्योता दे रही है कि आप आइए और यहाँ पे अपना कैंपस सेटअप कीजिए। दोस्तों कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा चेंज आने वाला है कि आपको अभी अब्रॉड जाना नहीं पड़ेगा, लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे, दूसरे देश में नहीं जाना पड़ेगा, वहां रहना नहीं पड़ेगा, अपने परिवार से दूर नहीं जाना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। और हायर एजुकेशन सिस्टम को सेंट्रलाइज किया जाएगा इंडिया में, सो दैट क्या होगा कि अगर जैसे आप महाराष्ट्र की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो गुजरात की, यूपी की, झारखंड की, एमपी की किसी भी यूनिवर्सिटी में कुछ अलग एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाएगी, वही पढ़ाया जाएगा जो महाराष्ट्र में पढ़ाया जा रहा है, बाकी देशों में, बाकी राज्यों में वही पढ़ाया जाएगा। इसको सेंट्रलाइज किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की जो जो भी स्टडी होगी वो सेम होगी हर जगह। ओके। दूसरी चीज, एक सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि गवर्नमेंट आज तक इंडियन जीडीपी का सिर्फ 3% तक कुछ स्टडी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर खर्च करती थी, लेकिन अब वो बढ़ा के इंडियन जीडीपी का 6% होने जा रहा है। 6%, ऑलमोस्ट डबल, आई मीन डबल से भी ज्यादा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और एक चीज है दोस्तों कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड बनता है। उनके जो टीचर्स होते हैं, उनकी जो क्लास टीचर होती हैं, वो उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार करती हैं और अपने उनके पेरेंट्स को भेजती हैं, और उसमें उनकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट होती है वो। तो अब क्या होगा दोस्तों, इसके बाद बच्चा खुद के ऊपर इवैल्यूएशन कर सकेगा, सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकेगा, और उसके साथ साथ उसके जो क्लासमेट होंगे, जिनके साथ वो पूरा स्कूल का टाइम बिताता है, जो उसके साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, वो भी उसका इवैल्यूएशन करेंगे और टीचर को रिपोर्ट देंगे कि ये कितना अच्छा है, किन किन चीज़ों में अच्छा है, किन किन चीज़ों में नहीं है। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। अभी सिर्फ टीचर ही नहीं बोलेगी कि हाँ इस बच्चे में ये कमी है, ये बच्चे ऐसा अच्छा है, बच्चा खुद भी बोलेगा कि हाँ मुझ में क्या कमी है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उसके क्लासमेट भी उसके ऊपर जो है कमेंट और उसके बारे में इवैल्यूएशन करके रिपोर्ट दे सकेंगे। साथ ही दोस्तों संस्कृत और जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है उनको भी सीखने का एक ऑप्शन हर लेवल पे रहेगा। अगर आप चाहें तो ऑप्शनली वो रहेंगे, आप उनको भी ले सकते हैं। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि क्लास 5th और मे बी 8th तक, अभी ये क्लैरिटी आई नहीं है, क्लास 5th और मे बी 8th तक जो है इस बात पे जोर दिया जाएगा कि जो भी एजुकेशन होगी वो लोकल लैंग्वेज में हो या फिर रीजनल लैंग्वेज में हो, ताकि बच्चे को रीजनल और लोकल लैंग्वेज का भी पता चले। तो लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ ये है कि इसमें कुछ अभी कंपल्शन नहीं आया है। इसमें बात ये भी चल रही है कि शायद इंग्लिश भी ऐड हो सकती है उसमें, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। टीचर्स के लिए इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं दोस्तों। एक कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का इम्प्लीमेंटेशन होगा टीचर्स के लिए 2022 तक, और इसमें कॉमन मतलब जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होगा एक टीचर बनने का, पढ़ाने के लिए, वो होगा एक 4 साल की एक इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री होगी, जो कि 2030 तक डिज़ाइन की जाएगी। उसको वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा टीचर बनने का, टीचिंग करने के लिए। तो दोस्तों इसमें अभी तक हमने जो बातें की वो ये सारी थी। इसके जो प्रोज हैं इस नए शिक्षा प्रणाली के, इस बदलाव के, लेकिन हम इसके बारे में एक दो पॉइंट का एक कॉन्स भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें क्या खामी है जो कि आगे चल के थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, बट बहुत माइनर है वो। जैसे कि लोकल या रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन शायद प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट, मान के चलिए कोई तमिलनाडु का स्टूडेंट है, केरला का है, या फिर आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटक का है, साउथ के किसी भी स्टेट का है, और वो उसके पेरेंट्स का कहीं ट्रांसफर होता है महाराष्ट्र में या नॉर्थ इंडिया में या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट साइड में, तो वहाँ जाके वो स्टडी को कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत आएगी उसे, क्योंकि वहाँ वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में उसको स्टडी मिलेगी, और वो पढ़ रहा था अभी तक कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और सोचना, मेरे ख्याल में इसका भी कोई सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि इंग्लिश को भी थोड़ी सी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है।
अगर आप देखें एशिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश इंडियंस बोलते हैं। आपने खुद भी ये नोट किया होगा, एशिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाला जो कंट्री है वो इंडिया है। और इसी वजह से हम यूरोप में, यूके में, यूएस में या बाकी जितने भी कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पे इंडियंस compete कर पाते हैं बिजनेस में, जॉब्स में, क्योंकि वी आर गुड इन इंग्लिश। ये फैक्ट है, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलने का शौक है और हम बोलते भी हैं, और सबसे ज़्यादा बोलते हैं एशियन कंट्रीज में। और इंग्लिश जो है वो चाइना के बाद सबसे ज़्यादा, मतलब नंबर 2 पे आती है, चाइना के बाद सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है इंटरनेशनली। तो ये एक चीज़ है, इंग्लिश पे भी थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अभी ये एक जो बदलाव इंडियन एजुकेशन में आने वाला है, इस चीज़ को लेके एक तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव रातों रात नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें काफ़ी सारे और भी काफ़ी सारे रिसर्च होंगे, कुछ अमेंडमेंट्स और भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि लोकल लैंग्वेज प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट शायद सोचे कि उनके पास फीडबैक आएगा लोगों का। तो ये एक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें कितना टाइम लगता है वो गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि ये सिस्टम आया है, ये बदलाव आने वाला है। हमारे नन्हे मुन्ने राही जो अपने कंधों पे, इतने नाजुक कंधों पे अपने 5-5, 6-6 किलो के जो बस्ते और बैग लेके जो स्कूल जाते थे, जिन्हें हम देखते थे ओहो बेचारा स्टडी के तले दबा जा रहा है, ये सोचते थे, हम कहते थे और हंसते भी थे थोड़ा सा। लेकिन अब वो चीज़ नहीं होगी। अब हमारे नन्हे मुन्ने जो राही हैं वो एकदम फ्रीली 1-2 किताबें, 2-4 किताबें अपने बैग में रख के स्कूल जाया करेंगे और काफ़ी सारी प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आएंगे। जब वो ग्रेजुएशन करके बाहर आएंगे तो वो प्रैक्टिकली प्रोफेशनली तैयार होंगे इस दुनिया में कमाने के लिए। आज तक क्या होता था, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के हम डिग्री तो ले लेते थे, लेकिन होता क्या था कि हम प्रैक्टिकली बाहर की लाइफ के लिए तैयार ही नहीं होते थे। हमें यही नहीं पता होता था बाहर ऑफिस में काम कैसे होता है, ये स्किल्स क्या है, इसको कैसे कहते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज हमें कभी दी नहीं गई। हमने सिर्फ यही पढ़ा कि इतिहास में क्या हुआ, भूगोल में क्या हुआ, सोशल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, यही सारी चीज़ें हम पढ़ते गए और हमें प्रैक्टिकल नॉलेज कभी इसमें मिली नहीं। तो दोस्तों बस यही है जो मैं आपसे कहना चाहता था इस आज के वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए सो दैट यू गेट ऑल नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय वीडियोस। प्लीज डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड टाइम। गुड बाय।